Good morning, students. Today we are starting with a new chapter which is auditing of e-commerce transactions. तो e-commerce क्या होता है? अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो कॉमर्स क्या होता था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स. हम क्या करते थे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किया करते थे. तो क्या अब भी कॉमर्स वही है? आपने देखा धीरे धीरे क्या होने लगा, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो बड़े होने लगे, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होने लगी, तो जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बड़ी होने लगी. तो अब अगर वो सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही इंसान डील कर रहा है, यानी एक ही इंसान फॉर्म बना रहा है, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स का डेटा फीड कर रहा है, आपके कंप्यूटर में कर रहा है, क्या ये सारा काम एक इंसान कर सकता है? अगर कर भी सकता है तो बहुत स्लोली और बहुत कॉस्टली ये काम किया जाएगा. तो इसकी वजह से हमने क्या किया, ई कॉमर्स को ओरिजिनेट किया. तो ओरिजिनली ई कॉमर्स का क्या मतलब था? इट मेंट द फैसिलिटेशन ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली. जो आपकी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है उसे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से किया जाने लगा, यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. जो डेटा है उसका इंटरचेंज इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा, या जो फंड्स हैं उसका ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा. आज के टाइम पर ई कॉमर्स और वाइड हो गया है. ये सब तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन इसके अंदर एडिशनल चीज़ें भी इंक्लूड होने लग गई हैं, जैसे ERP. ERP क्या होता है? इट इज़ एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम. तो ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो बिज़नेस का डेटा है उसे गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं सबसे पहले, और फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर. और हम डेटा का खनन करते हैं, डेटा की माइनिंग करते हैं और डेटा की स्टोरेज भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के थ्रू. तो बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स और वर्सेस ई कॉमर्स. तो अगर हम एक एग्जाम्पल बेस्ड बात करें उससे आपको ये डिफरेंस बेहतर समझ आएगा. एक एग्जाम्पल लीजिए, एक बैंक है, ठीक है. एक तरीका तो क्या है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग इन्वायरमेंट है उस तरीके से मेथड करते हैं, और दूसरा क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है. तो अगर हम देखें कैश डिपॉजिट है, तो ट्रेडिशनल के अंदर हम कैसे करते थे, पहले कस्टमर को होम ब्रांच में जाना पड़ता था कैश को डिपॉजिट करने के लिए. लेकिन ऑनलाइन मेथड में आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं या किसी भी नियर बाय ATM में जा सकते हैं अपना कैश डिपॉजिट करने के लिए. सिमिलरली चेक डिपॉजिट करना है या फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं तो भी आपको होम ब्रांच में जाना पड़ता था ट्रेडिशनली, लेकिन अब आप ATM से भी कर सकते हैं, और फंड्स तो ट्रांसफ़र आप विद द हेल्प ऑफ 1 क्लिक ऑफ योर मोबाइल भी कर सकते हैं. आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके भी फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसके बाद क्या है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बैलेंस इंक्वायरी के बारे में पता करना है, या आपको कोई पीरियोडिकल स्टेटमेंट चाहिए अपने अकाउंट्स की, तो कस्टमर को क्या करना पड़ता था, फ़ोन करना पड़ता था, या तो ब्रांच मैनेजर को, पता नहीं वो उठाए ना उठाए, या बैंक के अंदर पर्सनली जाना पड़ता था. अब ये सारी चीज़ें इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू 24/7 अवेलेबल है. यूटिलिटी बिल पेमेंट्स अगर आपको करनी थी, बिजली का बिल भरना है, तो लंबी लंबी लाइनों में लगो, लास्ट डेट आ गई है तो इतनी लंबी लाइन हो जाती है, सारा दिन खराब हो गया. लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये यूटिलिटी पेमेंट्स जो हैं वो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई FD करवानी है या FD विड्रॉ करानी है तो भी ट्रेडिशनली आपको बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब नहीं. तो क्या ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसे बिल्कुल रिप्लेस कर दिया जाएगा ई कॉमर्स के द्वारा? बेटा कंप्लीटली तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम ट्रेडिशनली ही करते हैं. जैसे सपोज़ हमें कोई कार खरीदनी है, तो हम ऑनलाइन तो यूजुअली कार नहीं खरीदते ना, कि कार ऑर्डर करी और आ गई घर पे. क्यों? क्योंकि हमें खरीदने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो फील करनी पड़ती हैं. जैसे सपोज़ टेस्ट ड्राइव करके चेक करना है, तो वो चीज़ आप फिज़िकली ही कर सकते हो, अभी तो उसका ऑनलाइन कोई प्रोविज़न नहीं है. तो जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसके साथ ई कॉमर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, उसे सप्लीमेंट करता है रादर देन उसे रिप्लेस करने की. अच्छा, डेफिनेशन पर बात करें ई कॉमर्स की, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन जो है वो डिफाइन करती है ई कॉमर्स एज द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है
बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रही हैं, किस किस के साथ, अपने कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, या कोई भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, किस चीज़ की सहायता से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की सहायता से। क्लियर है? ओके अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे ई कॉमर्स के ऑडिट प्रोसेस की तरफ। क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? सबसे पहले क्या कहते हैं कि द ऑडिटर शुड एक्सपेक्ट टू इनकाउंटर आईटी सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रादर देन पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन ऑल ऑडिट्स। ये तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो ऑडिटर है उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि जितने आईटी सिस्टम्स हैं, या हमारे अब बेटा पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास कागज़ कम होंगे, रादर सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। तो जो ऑडिटर है उससे ये उम्मीद की जाएगी कि वो इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जाने, उन्हें समझे और उनसे रूबरू हो। दूसरा क्या है, audit strategy will be affected by the need to put more reliance on internal controls। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हैं तो जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उसके ऊपर हमें ज़्यादा रिलायंट होना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा। तो अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर ज़्यादा निर्भर हो तो ऑडिट की स्ट्रैटेजी भी बदल जाएगी। हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर क्यों ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा बेटा? क्योंकि अब जो हमारा ऑडिट एविडेंस होता था, अब वो डिपेंड करेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो बिज़नेस है वो अपने रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करता है, क्या उसके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं, क्या उसके रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं। अगर ये सब है तो इसका मतलब ऑडिट एविडेंस बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और ये चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी? आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है तो इसका मतलब आपके जो रिकॉर्ड हैं वो भी सही तरीके से मेंटेन्ड हैं। इसका मतलब आपकी जो ऑडिट एविडेंस है, जो ऑडिट के आपके प्रमाण हैं, वो भी अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, आपको मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि अब हमारे पास बहुत कम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे एग्जामिन करने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया भी क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन्ड। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपको एविडेंस मिली है उसकी गुणवत्ता कैसी है। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी? ऑडिटर को सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सारे आईटी सिस्टम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों? अब जैसे ऑनलाइन जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं या बिजनेसेस करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर्स की मदद ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। अगर दो पार्टीज़ हैं जो ट्रांजैक्शन कर रही हैं तो आपको तो नहीं पता दूसरी साइड कौन बैठा है। ऐसा तो नहीं कि आपके अटैक हो रहा है, आपका साइबर क्राइम हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो इसके लिए सर्वर सर्टिफिकेशन होती है जो ये प्रमाणित करती है कि दूसरी साइड जो पार्टी है वो एक वैलिड पार्टी है। तो ऑडिटर को इस तरह की तकनीकी नॉलेज के बारे में भी जानना पड़ेगा। इसके बाद है बेटा ऑडिट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। जो हमारी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऑडिट के टाइम पर ऑडिटर को क्या क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सबसे पहला है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। ऑडिटर के पास स्किल होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस, योग्यता और कौशल होना चाहिए। उसको सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम्स की, ताकि जो काम किया जा रहा है, जो काम है, कार्य है, उसे वो प्लान कर सके, डायरेक्ट कर सके, सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके और अल्टीमेटली जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसे रिव्यू कर सके। अगर मुझे वो सिस्टम ही नहीं पता तो मैं काम को चेक कैसे करूँगी? तो जो मुझे कंप्लीट एज एन ऑडिटर नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी एक्सपर्ट की सहायता ले सकती हूँ जिसके पास इस तरह की नॉलेज है। वो एक्सपर्ट मुझे इन चीज़ों के बारे में बताएगा कि टेक्निकल कंट्रोल्स क्या हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में क्या क्या की रिस्क्स हैं। क्लियर? सेकंड है लीगल कंसिडरेशंस। अब ऑडिटर को बेटा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी कंपनी या जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी है उसके अंदर क्या क्या लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है,
क्या क्या लॉज हैं जो उसे गवर्न करते हैं, या क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंतर्गत आपकी कंपनी या वो इंडस्ट्री काम कर रही है। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि क्या वो कंपनी या इंडस्ट्री जो है वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उस फ्रेमवर्क को फॉलो करती भी है या नहीं, उसका पालन करती भी है या नहीं। अब एक ऑडिटर से इतनी अपेक्षा तो नहीं की जाएगी कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताओ कि किसका पालन किया किसका नहीं पालन किया, लेकिन इतना ज़रूरी रिक्वायर्ड है कि जो ऑडिटर है वो ये चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उन्हें बनाते हुए जो लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता है, कहीं उनका पालन ना हो रहा हो, इस बात की जांच ज़रूर करें। तो जो ऑडिटर है वो मेक श्योर करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं उनमें तो कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है, उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग के अंदर ऑडिटर को क्या क्या पता होना चाहिए? ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी सिग्निफिकेंट हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, हमारा ई कॉमर्स इन्वायरमेंट जो है वो उसका क्षेत्र कितना है, उसका स्कोप कितना है, हम क्या ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं, क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम को बाकी सिस्टम से कैसे जोड़ते हैं। आप प्लानिंग तो तभी कर पाएंगे ना जब आपको किसी चीज़ का कार्य क्षेत्र पता होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा आपका ई कॉमर्स का इन्वायरमेंट का कार्य क्षेत्र कैसा है, क्या क्या की रिस्क एरियाज़ हैं इस टाइम पर, ऐसे क्या एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जोखिम के चांसेस हैं, उन्हें कोशिश कीजिए आइडेंटिफाई करने की और फिर अल्टीमेटली उन्हें रिड्यूस कम करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इंटरनल ऑडिट किया गया है कंपनी के अंदर ई कॉमर्स को लेकर, तो ऑडिटर वो इंटरनल रिपोर्ट भी मांग सकता है ऑडिट की कि उसमें क्या कहा गया है, ऑडिटर उससे भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। आपके इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम कैसे हैं उसके बेसिस पर भी आपकी प्लानिंग जो है, ऑडिट प्लानिंग जो है वो निर्भर करेगी। इसके बाद है रिस्क। रिस्क से हमारा क्या अभिप्राय है? मैंने आपको बताया जब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस की जाएंगी बेटा तो चेंज आया एक बहुत बड़ा, इस चेंज की वजह से क्या आ सकता है? रिस्क आ सकता है। रिस्क कैसे आ सकता है? जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं कई बार ट्रांजैक्शन फेलियर आ जाता है, जो बिजनेस प्रोसेस है उसके अंदर फेलियर आ सकता है, कोई सिक्योरिटी रिस्क आ सकता है, जैसे वायरस आ गया, वायरस का अटैक हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, ऐसा कोई इंसान जिसे ऑथराइज नहीं था, कई बार होता है ना, हैक कर लिया, हैकर्स आ गए, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज सही से नहीं है, टैक्सेशन रूल्स के लिए आपने कंप्लायंस नहीं किया। क्या होता है जब हम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो, क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हमें दूसरी कंट्री में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि उस कंट्री के फ्रेमवर्क क्या है, रेगुलेशंस का रूल्स क्या हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, तो कई बार जो है हम उन्हें उन टैक्सेशन पॉलिसीज़ का या रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं कर पाते। तो इस तरह के रिस्क भी ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट। आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है जो एंटिटी है ना, जो कंपनी है, वो खुद काम नहीं करती है, रादर वो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करती है, हायर करती है जो उनका काम करेंगे। जैसे डेटा होस्टिंग कंपनीज होती हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कंप्लीट, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनीज कहते हैं कि जो हमारी आईटी रिक्वायरमेंट है ना भाई वो हम खुद हैंडल नहीं करेंगे, वो हम इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसोर्स कर देंगे। तो ऑडिटर को ये जानना है कि जब आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, रादर अपना काम किसी और को दे रहे हैं, तो उस कंपनी का आपकी कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो क्या उसकी वजह से आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक तो नहीं पड़ रहा है? क्या आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना मजबूत है कि वो इनकी वजह से उसे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है?
दूसरा वो ये जानना चाहेगा कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, क्या ये ज़रूरी हैं, सिग्निफिकेंट हैं भी या नहीं, और इससे हम पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है।